हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग अपने साइंस का लास्ट चैप्टर है डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आर एनवायरमेंट। नाउ एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एनवायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स एवरीथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी, मेरा प्रेजेंट एनवायरमेंट है, मान लीजिए बोर्ड है, ये मार्कर है, तो आप जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में उसका सराउंडिंग, दैट इज एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूंगा कि एक फिश है, उसका एनवायरमेंट क्या होगा, तो वाटर। वाटर, फिश से रिलेटेड जो भी पानी वाले जो जीव जंतु उसमें होंगे वो सारे के सारे। बट ये है बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो पता ही है आज के टाइम में एनवायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है हम लोग। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है किसी भी कंट्री के प्रोस्पेक्ट में। अगर देखा जाए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी हम लोग कितने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है समझना, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। एनवायरमेंट तो वही है, बस एनीथिंग विच सराउंड्स इट्स आवर एनवायरमेंट। जो भी हमारे सराउंडिंग में वो एनवायरमेंट, लेकिन इसको समझना जरूरी है। नाउ इकोसिस्टम, पहले तो अगर मैं इस शब्द को ब्रेक करूं तो मैं बोल सकता हूं इको, इको प्लस सिस्टम, है ना। इको जो है एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है, लैटिन है जो भी है, ओइकोस। इकोस जो है ओइकोस टर्म को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है घर, होम। तो अब आपको डिपेंड करना है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंसीडर करना है। होम मतलब आप अपने एक घर को भी घर समझ सकते हो, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर थोड़ा सा मतलब आप अपने एरिया को घर समझना चाहते हो, तो वो अगर पूरे वर्ल्ड को अपना घर समझना चाहते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलेगा। सो सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है? जहां पे भी सिस्टम कोई शब्द रहे तो ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। कंटिन्यूटी मतलब देयर इज सम कॉन्टिन्यूअस, या कह सकते हो कि एक साइक्लिक एक्टिविटी। साइक्लिक एक्टिविटी होता कैसे? सो इकोसिस्टम टेल्स अबाउट द इंटरैक्शन। किसके बारे में बताता है? इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग and non-living things and non-living things। तो अगर लिविंग को ऑर्गेनिज्म कह लो तो भी चलेगा, और इसको मैं ब्रॉडली अगर कंबाइन कहूं तो एक को बोल देते हैं बायोटिक, दूसरे को बोल देते हैं अबायोटिक। तो बायोटिक में क्या आ गए? सारे के सारे लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स, ये सारी चीजें, है ना। तो जो बायो का मतलब जो लाइफ हो। अबायोटिक जैसे कि वाटर, हीट, सनरेज, ये भी चलेगा। टेम्परेचर मान लो, इसको बोल देते हैं, ठीक है। मिनरल्स और पता नहीं क्या क्या। तो ये आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? हाउ दे इंटरैक्ट? वाई को छोड़ो, हाउ। वाई का मतलब ये होगा सरवाइव करना। जैसे ये इसको क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये इनको क्या करता है? ये इनको क्या प्रोवाइड कर देता है? वापस से रिटर्न में मिनरल्स चला जाता है। ये भी इनको मिनरल्स भी प्रोवाइड कर, मतलब दोनों ही चल रहा है एक तरह से। ठीक है। एनर्जी और मिनरल का साइक्लिक इंटीग्रल बिटवीन द अबायोटिक एंड बायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट नोन एज इकोसिस्टम। थोड़ा सा इसके अंदर घुसते हैं। इसके अंदर लाइफ मींस ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं।
यही इनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर ये भी देखा जाए, इकोसिस्टम जैसे एग्जांपल के लिए नेचुरल भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक ट्री की बात कर ले, ट्री की बात करें तो ट्री को तो सनरेज मिल रहा है, सनरेज मिल रहा है, सॉइल से इसको अपना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स वगैरह इसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, हम लोग भी डिपेंड करते हैं। तो ये अपने में ही एक इकोसिस्टम कैरी कर रहा है, नेचुरल है। कोई बड़ा तालाब, वाटर पॉन्ड देख लो, वाटर पॉन्ड है ना, इसके अंदर फिश है, ठीक, फिश। अब ये आसपास के जो भी प्लांट्स वगैरह होंगे, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, मान लो ऑक्सीजन दे रहे हैं। खुद ये वाटर के अंदर सरवाइव कर रही है, कर रहा है या कर रही है, इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब अगर ये डेड हो जाए तो इसका कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा जो इसको खा जाए, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसको खा जाए। तो एक दूसरे पे ये इंटर रिलेटेड है, ये खुद में अपना एक खुद का इकोसिस्टम है। खेतों में मान लीजिए कोई फसल लगा हुआ है ना, मान लीजिए एग्जांपल के लिए वो है राइस, राइस की खेती, पूरा वाटर भरा हुआ है राइस में। इस वाटर फिल्ड होने के कारण बहुत जगह जो है क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा ही फॉलो किया जाता है, इसी वाटर में मछलियां पाल लेते हैं, फिश। अब ये फिश क्या कर रही है, फिश जो है इस राइस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, जो भी ये एग्जिट कर रहा है अपने बॉडी से, तो वो मिनरल्स वगैरह इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं राइस को। तो ये भी खुद में ही एक इकोसिस्टम है, अपने में ही इटसेल्फ इकोसिस्टम। घर के अंदर एक्वेरियम होता है ना, घर के अंदर एक्वेरियम होता है, लोग उसके अंदर फिश पाल रखे हैं। अब ये फिश, इसी में जो है दो चार और फिश डाल दो और कुछ छोटे मोटे इसके एक्वेटिक प्लांट डाल दो, तो ये भी इटसेल्फ, क्योंकि ये सरवाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल मींस दे इंटरैक्ट विद इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम। ये हो गए आपके मैन मेड इकोसिस्टम एंड दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम। सो यू कैन से कि इकोसिस्टम मे बी नेचुरल एंड मे बी मैन मेड। मैन मेड में आपने एक्वेरियम और पैडी फील्ड का एग्जांपल दे दिया। क्लियर? आई होप ये समझ में आया। अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट का, ठीक, इसको एक मिनट में बता दूं। तो इकोसिस्टम में दो इंपॉर्टेंट इसके कंस्टिट्यूएंट है, पार्ट है, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। सो अबायोटिक का मेजर रोल यही रहता है, प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी टू द बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या हो गया, दिस इज अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को बात करो तो इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। कुछ क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, फूड इन द सेंस ऑफ यही शुगर और स्टार्च वगैरह, फूड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। कुछ जो है इन फूड को खाने का काम करते हैं, यानी फूड को कंज्यूम करने का काम करते हैं, और कुछ जो है क्लीनिंग का काम करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग है, कभी ये डेड कर गए तो उनको, तो कुछ जो है क्लीनिंग कह दो, अभी क्लीनिंग का काम करते हैं। सो फूड प्रोड्यूसर, इनको बोला गया प्रोड्यूसर, इनको बोला गया कंज्यूमर, इनको बोला गया डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स।
ठीक है। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, देखो फूड प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट से दे टेक सन, जैसे सन रेज इसने लिया, सन रेज लिया, वाटर लिया, मिनरल लिया, इन सब चीजों को लेकर दे प्रोड्यूस फूड। ठीक, कंज्यूमर्स क्या करेंगे, कंज्यूमर्स ने इन फूड को कंज्यूम किया। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों ही डेड कर जाए, प्लांट भी कभी डेड हो गया ये, अब अगर इनको हटाया नहीं गया फिर तो पूरा पाइल अप हो जाएगा, जगह ही नहीं बचेगा। तो ये क्या करते हैं, जो भी डेड प्रोड्यूसर या कह सकते हो डेड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में ये डिकम्पोजर भी तो मरेगा कभी। सो डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करना मींस जब ये फूड बनाते हैं बेसिकली, तो ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स या कह सकते हो फूड का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का मतलब यही कार्बन, ऑक्सीजन, इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके जो है एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये डेड ऑर्गेनिज्म जो मर गए, ये भी एक तरीके के आउटपुट किस चीज के, जो कंज्यूमर्स बने, ये भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का ही आउटपुट है। इनका काम क्या रहता है डेड ऑर्गेनिज्म का, व्हाट दे डू, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं उनको ब्रेक करना और सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना, सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना। ये सिंपल स्ट्रक्चर बिकम अबायोटिक पार्ट, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे बिकम मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या हो गया, दे बिकम बायोटिक पार्ट्स। सो व्हेन दे गिव सन रेज, वाटर, तो ये जो फूड बना रहे हैं, स्पेशली प्रोड्यूसर्स क्या बना रहे हैं, स्टार्च एंड शुगर। ये करता कौन है, जैसे कि प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होंगे, जिनके पास फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोफिल होगा, है ना, क्लोरोफिल होगा, वो बनाएंगे। कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया कह सकते हो उसको आप। तो ये स्टार्च और शुगर बना रहे हैं फूड, कुछ अपने लिए। स्टार्च, शुगर, फूड का मतलब क्या, फूड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अगर बायोटिक में देखा जाए तो अबायोटिक, इनको ऐसे कर लो सिंपल, दे गिव्स एनर्जी और ये इनको दे देते हैं मिनरल। अब क्योंकि आप कह सकते हो वैसे तो अबायोटिक में भी एनर्जी है, जैसे वाटर है, वाटर मूव कर रहा है तो एनर्जी है उसमें, सन रेज है एनर्जी है, बट ये एनर्जी किस चीज के लिए, इनको देने के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। बाय द वे ये डिकम्पोजर्स को बोला जाता है सेप्रोफाइट। सेप्रो का मतलब डेड। फैट का मतलब रिप्रेजेंट करता है ईट। वो ऑर्गेनिज्म है, तीनों ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड चीजों पे डिपेंड करे, ठीक है, क्लियर। अब हमारा फोकस आता है कंज्यूमर पे। कंज्यूमर में कहानी क्या है, कंज्यूमर जो है, कुछ ऐसे कंज्यूमर हैं जो सिर्फ और सिर्फ फूड खाते हैं, मींस सम ऑफ द कंज्यूमर्स ओनली कंज्यूम फूड, और कुछ ऐसे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कंज्यूम करते हैं अदर कंज्यूमर्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जो ओनली फूड यानी कि ओनली प्लांट्स को जो खा रहे हैं,
प्लांट्स ईटर, उनको बोल रहे हैं हम लोग हर्बीवोर्स। हर्ब मतलब प्लांट, वोर्स रिप्रेजेंट करता है ईट करने को, टू ईट, ठीक है, हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स, जैसे एग्जांपल के लिए डियर, और जो इनको खाए, जो कह सकते हो कंज्यूमर्स, ऐसे को बोलते हैं कार्निवोर्स। कार्नी का मतलब हो गया फ्लेश, मीट, फ्लेश या मीट। और कुछ ऐसे हैं जो बोथ प्लांट एंड कंज्यूमर, अदर कंज्यूम्स, ऐसे को बोलते हैं ओमनी मतलब, ओमनी का मतलब होता है चारों तरफ, हर जगह। तो ओमनीवोर्स, तो इनका रिप्रेजेंट करने का मतलब ये कि इनको जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, ठीक है। तो कितने तरीके के कंज्यूमर्स हो गए, यानी फर्दर अगर मैं क्लासिफाइड करूं कंज्यूमर्स को सिर्फ, सो देयर मे बी हर्बीवोर्स का एग्जांपल डियर, इसके अलावा आप कह लो बहुत सारे हैं यार, कैटरपिलर है, कुछ भी एग्जांपल सेट कर सकते हो। कार्निवोर्स वो जो इनको ही खाए, इनके अलावा और कुछ ना खाए, एंड ओमनीवोर्स जो इनको भी खा जाए और इनको भी खा जाए, जैसे इंसान एक तरीके का ओमनीवोर्स है। लायन इट्स अ कार्निवोर्स, है ना, ठीक है। यहीं से कहानी शुरू होता है, मेन कहानी यहीं से शुरू होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में, यानी कि फूड वेब का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग इनके इंटरेक्शन को समझे, स्पेशली कंज्यूमर्स के इंटरेक्शन को समझे, तो प्लांट्स, सबसे पहले प्लांट्स क्या कर रहा है, प्लांट्स जो है, प्लांट्स और बैक्टीरिया, ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को, तो दे आर द प्रोड्यूसर, है ना। तो कंज्यूमर्स के अंदर अगर हम लोग एंटर करें, मीन्स हम लोग ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं बायोटिक। कंज्यूमर्स के अंदर जो प्लांट को खा रहे हैं वो हमारे हो गए आपके हर्बीवोर्स, या फिर कह लो प्राइमरी कंज्यूमर, जो इन प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाए वो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर आ जाए आपका टर्शियरी कंज्यूमर। तो तुम बोलोगे सर फोर्थ भी आना चाहिए, फिफ्थ भी आना चाहिए, उसका रीजन आप समझो। जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, जो फूड प्रोड्यूस करता है, किसके हेल्प से कर रहा है, सनरेज के हेल्प से। जो ये सनरेज के हेल्प से फूड प्रोड्यूस कर रहा है, ये सन का सिर्फ और सिर्फ 1% ही यूटिलाइज करता है, 1% ऑफ सन रे एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। सिर्फ 1% ही सन रेज का एनर्जी यूटिलाइज कर पाता है। अब ये बना कितना रहा है, सपोज करो इसने 100 यूनिट एनर्जी बनाया है, दे प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ एनर्जी। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर है, जिसने फूड को खाया, उसको मिलना चाहिए 100 यूनिट, बट होता क्या है, बिकॉज ऑफ बहुत सारा एक्टिविटी करना पड़ता है, घूमना दौड़ना, डाइजेशन, है ना, मल्टीपल एक्टिविटी के कारण, और सिंपली हम लोगों ने ये भी देखा था ना कि जैसे हम लोगों ने अभी
लास्ट वाले चैप्टर में भी देखा था कि अगर मान लो हमें फैन को रोटेट करना है तो फैन के लिए जो एनर्जी उसको मिला तो मिला, और बहुत सारा एनर्जी तो लॉस भी हो गया। तो ऐसे यहाँ पे लॉस भी होता है, मल्टीपल एक्टिविटी के कारण एनर्जी का लॉस भी होता है, जो कि ओवरऑल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी से फाइंड आउट किया गया था कि ये सिर्फ 10% ही गेन कर पाते हैं, 10% एनर्जी एनर्जी रिटेन। मतलब ये जितना लेते हैं ना मल्टीपल एक्टिविटी, डाइजेशन वगैरह सब, उनके कारण ये लॉस हो जाता है मल्टीपल, बहुत ज्यादा एनर्जी। तो 10% यूनिट एनर्जी ही प्राइमरी कंज्यूमर के पास होता है, जो कि हमारे क्या है, मान लीजिए हर्बीवोर्स। तो 10% यूनिट का मतलब 10 यूनिट, दे हैव 10 यूनिट ऑफ एनर्जी। अब अगर मान लीजिए ये डियर है, हिरन, ठीक, इसने घास खाया, ग्रास से इनको मिला 100 यूनिट ऑफ एनर्जी, उसमें से बहुत ज्यादा वेस्ट चला गया, तो इनके बॉडी में जो रिटेन किया 10% यूनिट, 10 यूनिट ही बचा, 10%, 100 का 10%, दैट इज 10 यूनिट। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर ने जब इसको कंज्यूम किया, तो सेकेंडरी कंज्यूमर मान लो कार्निवोर्स, इसने कंज्यूम किया, तो फिर क्या सिचुएशन था, सेम चीज, देयर इज अ लॉस एंड दे ओनली रिटेन 10% ऑफ दिस यूनिट, मींस ओनली 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। एंड टर्सरी लेवल पे क्या हो सकते हैं आपके, इससे भी ऊपर टॉप कॉर्निवोर्स, जो इनको खाए, टॉप कॉर्निवोर्स, ठीक है, जो इनको खाए, इनको खाना आसान नहीं है, ये जब मर जाएंगे तो इनको डिकम्पोजर खाएंगे। इनके पास कितना एनर्जी गेन कर रहे हैं, ये ओनली 0.1 यूनिट ऑफ एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे एक चेन आगे बढ़ता है, इसको आप फूड चेन भी कह सकते हो, फूड चेन के फॉर्म में, अभी आप समझेंगे फूड चेन को भी। अगर आप देखोगे कि जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है, कंजम्पशन रह रहा है, लेकिन यूनिट ऑफ एनर्जी जब कंज्यूम कर रहे हैं वो इररिलेवेंट हो रहा है। तो इसके आगे जाने से कोई फायदा है नहीं, इतना तक ही सफिशिएंट है। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक बात, ठीक है। फूड चेन की बात करें अब, फूड चेन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, फूड चेन इसी फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लोग इसको डायग्राम के फॉर्म में बनाए तो ये भी बना सकते हैं ऐसे, ये हमारे हो गए प्रोड्यूसर, और ये जो विड्थ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका हो गया हर्बीवोर्स या प्रोड्यूसर, इसको क्या बोलोगे आप, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी बोलो, कंज्यूमर को ही बता दे प्राइमरी, इसको बोल लो आप सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको बोल लो आप टर्सरी कंज्यूमर। सो हमेशा टॉप पे कौन रहेगा, जैसे लायन वगैरह टॉप पे रहेंगे, लायन, टाइगर, टर्सरी। और अगर हमें टॉप पे जाना भी, हम लायन को तो मान लो मार के खा नहीं रहे, जो खाते होंगे बात अलग है, ठीक है, शौक के मारे कोई पहले मारते थे। खैर, तो एक बात तो हमें पता है कि जो प्रोड्यूसर है इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो यहीं से आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले होंगे उनकी क्वांटिटी, मतलब संख्या, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर कंज्यूम करने वाले मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो बहुत होंगे, बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू टर्सरी। ऐसे भी देख लो आप, एक एरिया में लायन तो एक ही होगा ना, और यहाँ पे घास खाने वाले, मान लो ग्रास हॉपर की ही बात कर ले, ग्रास हॉपर की संख्या भरे पड़े दिखेंगे, टिड्डे अगर देखो आप, है ना, इनका संख्या बहुत ज्यादा होगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। एंड नेचर ने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रखा है। आप देखो लायन, अगर देखो तो लायन को जो फोकस करना पड़ता है कि किसी तरीके से मुझे फूड चाहिए, तो अगर आप उनका फेस भी अगर देखो, फेस अगर देखोगे तो उनकी आंखें सामने होती है,
ताकि वो प्रॉपर वे से फोकस कर सके, हिरन के ऊपर मान लीजिए अटैक कर सके। वही हिरन को बचना है, हिरन को अपने आप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। उसकी आंखें, उसका शेप मान लीजिए ऐसे है, तो उसकी आंखें यहां पे है ताकि दोनों तरफ से वो देख सके, है ना। बकवास मैंने बनाया, ठीक है, छोड़ो। बट यही कह रहा हूं ना, नेचर की जो क्रिएटिविटी है वो भी अल्टीमेट है। तो इसका जो आप कह सकते हो होराइजन है ना, विजन जो है वो यहां से यहां तक का है, और इसका जो विजन है वो सिर्फ यहां तक का है। तो ये अटैकर है, ये खुद को प्रोटेक्ट, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करे, तो नेचर ने बहुत ध्यान से सबका कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। खैर, फूड चेन की बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर इसको खाने वाला किसको बना ले, मुर्गी को कर लेते हैं, हैन खाते कि नहीं, नहीं खाते तो खिला देना। हैन, हैन को जो है कौन खा ले रहा है, हम लोग मान लीजिए ह्यूमन। ये हमारा क्या हुआ, सिंपल फूड चेन हुआ, ठीक। ये क्या दिखा रहा है, मींस अ सिंगल लाइन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रास हॉपर को सिर्फ यही खाएगा। भाई इसको फ्रॉग मिल जाए तो फ्रॉग पा जाएगा, तो फ्रॉग भी खा जाएगा, है ना। फ्रॉग को अगर स्नेक देख लिया तो स्नेक खा जाएगा, स्नेक को अगर चील ने देख लिया, ईगल बाज ने देख लिया, तो वो उसको खा जाएगा। अगर ईगल को टाइगर ने देख लिया, पा गया, तो इसको रोज खाएगा। हेन को अगर मान लो एक फॉक्स ने देख लिया तो खा जाएगा, टाइगर ने अगर फॉक्स को पकड़ लिया तो इसको खा देगा। तो इन रियलिटी जो है, इन रियलिटी जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सबके सब, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दे इंटरडिपेंडेंट, क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दैट इज द रीजन मोर सिग्निफिकेंट अगर कुछ है तो रेदर देन फूड चेन के बजाय क्या है, फूड वेब होता है। फूड वेब रिप्रेजेंट करता है कि इंटरैक्शन बिटवीन दी अदर ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे का इंटरैक्शन, कैसे एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर टाइगर को ह्यूमन मिल जाए तो उसको भी खा जाए। समझ में आया बात। अब ये इन्वायरमेंट हमें पढ़ना क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कहानी सिर्फ इतना ही नहीं रहता है, देयर इज अ पॉल्यूटेंट्स, कई सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो फूड वगैरह में ऐड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। जैसे एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, फील्ड के अंदर पेस्ट बहुत लग गए, पेस्ट मतलब मान लीजिए चूहे हुए, इसको किल करने के लिए आपने क्या किया, पेस्टिसाइड डाला। अब इस फूड के अंदर कुछ परसेंट ऑफ फूड कंटेन्स पेस्टिसाइड। अब यही फूड जब आप कंज्यूम कर रहे हो, ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है, तो उसके बॉडी में भी क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, ये पेस्ट जा रहा है, जो कि एक पॉइजन है। जैसे आप सोचो, एक छोटा सा, एक चुटकी कलर आप ले लो, थोड़ा सा कलर ले लो, उसको आपने पानी में डाल दिया तो पूरा का पूरा पानी में घुल जाएगा ना। तो जब आपने फूड कंज्यूम किया तो आपके पूरे बॉडी में ये पॉइजन जो है फैल रहा है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए फिश का एग्जांपल ले लो, फिश जिस पानी में था उसमें आपने वाटर के अंदर कुछ पॉल्यूटेंट ऐड कर दिया। पॉल्यूटेंट कई जगह से आ रहा है, अभी के टाइम में आप देख ही रहे हो कितना प्रॉब्लम है पॉल्यूटेंट। फिश को जो ह्यूमन कंज्यूम करेगा, आप सोचो सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, फिश को और भी कोई कंज्यूम करेगा, कोई मान लो कोई अदर एनिमल कंज्यूम किया, तो वो जो पॉइजन है, पॉइजन कंटिन्यूअसली
स्प्रेडिंग थ्रू फूड चेन, फूड वेब के थ्रू जो है पॉल्यूटेंट फैलता जा रहा है और भी ज्यादा इसका, जैसे मैंने कहा ना, एक आपने थोड़ा सा कलर लिया, पानी में मिला दे तो पूरे पानी में वो फैल गए। इसी तरीके से ये पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। इसकी इंटेंसिटी जो नेक्स्ट, जैसे एनिमल, फिश जो है छोटा था, एनिमल बहुत बड़ा है, तो इसकी इंटेंसिटी पूरे बॉडी में देखने को मिल रहा है। तो एवरी नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन को हम लोग आगे खा रहे हैं, मान लो पॉइजन, द कंसंट्रेशन इंक्रीज, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज, उसका कंसंट्रेशन मतलब उसके, जैसे मैंने कहा ना कि आपने पानी में कलर, तो उसका फैलाव ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूरी तरीके से बिखर गए, तो उसका कंसंट्रेशन पॉइजन का बढ़ता जा रहा है, जो कि गेट एक्यूमुलेटेड इन बॉडी। तो जो भी बॉडी है उसके अंदर एक्यूमुलेटर, जैसे फिश ने खाया, फिश के पूरे बॉडी में फैल गया, मुर्गी ने खाया कोई ऐसा, उसके पूरे बॉडी में फैल गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। दैट इज द रीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमें समझ में आ गया। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजन। सी वी गेट द आइडिया कि हमारा लाइफ कैसे जो है सारे अदर लाइफ से इंटरकनेक्टेड है। दैट इज द रीजन, अगर कहीं पे भी एक लाइफ भी अगर डिस्टर्ब होता है, उससे अल्टीमेटली हमारे लाइफ पे ही इंपैक्ट पड़े। दैट इज द रीजन वी हैव टू वेरी मच कॉन्शियस विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये था सिंपल बात। अब बात आते हैं हमारी एक्टिविटी कैसे इंपैक्ट करती है अदर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर द अबायोटिक थिंग पे, ठीक है। हमारी एक्टिविटीज जो इंपैक्ट करती है एनवायरमेंट को, सी आज के टाइम में जो भी व्हीकल वगैरह यूज कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें तो आप जानते हो, ठीक है। ये बेसिक बातें, ये पता भी है। पॉल्यूशन होता है, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये पता है। बट आपके बुक में दिया ओजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओजोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, अर्थ जो है, हमारा अर्थ जो है, उसके ऊपर एक लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं? ओजोन, दैट इज ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल। अब ये करता क्या है, ये जो भी यूवी रेज आता है अल्ट्रावायलेट, इससे प्रोटेक्ट करता है। मतलब कैसे करता है प्रोटेक्ट? बेसिकली ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको हीट मिला, यूवी रेज मिला, तो ये ब्रेक हो गया ऑक्सीजन में, अब मतलब सिंगल O में। अब ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये जैसे ही O2 को देखा, ये फॉर्म कर लिया O3, ये हमारा ओजोन। अब ये ओजोन क्या होगा, ये भी यूवी रेज से ब्रेक होगा, और यही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। ऑक्सीजन ब्रेक होगा, O3 बनाएगा, ये सारा प्रोसेस में चलता रहता है। इसी कार से ये जो यूवी रेज है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग अभी
जो है, जैसे हमारे घर में फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है उसको जो कूल बना के रखता है, उसका कूलेंट जो होता है, कूलेंट यूज करते थे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन से। अब ये जो है जब इसमें से रिलीज होके और भी अदर एक्टिविटी में, जैसे फोम वगैरह बनाने में, इंडस्ट्री में फोम वगैरह बनता था, उन सब में इन्हीं सब चीजों का, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते थे। अब ये इन्वायरमेंट में निकल के ऊपर जाते थे, ऊपर जाते थे। अब मान लो यहां पे क्लोरीन आ गया इन्वायरमेंट में ऊपर, तो जैसे ही इसने ब्रेक किया एक ऑक्सीजन को इसने अपने से चिपका लिया, अपने से इसने जब चिपका लिया, मान लो ClO बना दिया कुछ भी अभी, ठीक है, अभी हम लोग केमिकल उसमें नहीं जा रहे, बैलेंस वाले इस पे नहीं, बस सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसने इसके साथ अटैच कर लिया, तो O2 मेरा अकेला रह गया, और ये बड़े लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ओजोन लेयर बनना बंद हो गया। और 1989 में इस चीज को ऑब्जर्व भी किया गया। एक यूनाइटेड नेशन जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे वर्क करते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने ये कहा कि जो आप कूलेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हो, इसको बंद करो, क्लोरीन यूज करना, फोम वगैरह में बंद करो यूज करना। इसके अलावा आप ऐसे रेफ्रिजरेंट यूज करो जो इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स ना कंटेन करते हो, इस तरीके के केमिकल्स ना कंटेन करते हो। तो इनके यूज को कम करना स्टार्ट किए टू प्रोटेक्ट दी, तो इसके ऊपर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बने, रूल्स रेगुलेशन बने। तो उसको प्रोटोकॉल्स को शायद बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, है ना। इनका पर्पस क्या था, ना सिर्फ मतलब इन्वायरमेंट के प्रति, यूएनईपी का था इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सिर्फ कहानी यहीं पे नहीं खत्म हुई, कार्बन डाइऑक्साइड पे भी आ गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आ गया था। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो भी हमारा सन, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर सन रेज आया, फिर आने के बाद ये रिफ्लेक्ट करता है, तो CO2 क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज द रीजन ओवरऑल टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। अब ये CO2 की संख्या बढ़ते जा रहा है, तो ये ज्यादा हीट कंज्यूम करने लगा ना, ज्यादा हीट मतलब एब्जॉर्ब करने, तो ओवरऑल अर्थ का हीट जो है, एवरेज हीट बढ़ने लगा। इसी को ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, आइस पिघलने लगेगा। एक बार आप ये भी देखो कि जैसे पानी होता है, पानी को आपने गर्म किया तो धीरे धीरे गर्म होता है, ठंडा भी बहुत धीरे धीरे। एक बार अगर आइस पिघल गया ना, तो उसको वापस में आइस बनने में हालत खराब हो जाएगा। खैर, तो यूएनईपी ने क्या किया, जो है CFC वगैरह को यूज करने से मना किया, और भी अदर प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाए गए जो, ठीक, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिस्कस कर नहीं रहा हूं। इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, ब्रंटल लैंड रिपोर्ट है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, है ना, किगाली एग्रीमेंट, काफी दिन हो गया। खैर, तो ये था हमारा इम्पैक्ट, मतलब हमारी जो एक्टिविटी रहता है लाइफ का, वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे सराउंडिंग पे। और अगर यूवी रेज प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो इसके कारण अगर हमारे ये डायरेक्ट बॉडी पे हिट करे, तो इट कॉज स्किन कैंसर। दैट इज द रीजन इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जो भी इन्वायरमेंट में नॉन यूजेबल आइटम है, मतलब यूज हो गए हैं, जो भी एनर्जी था उसका कंज्यूम होगा, तो या फिर कोई मान लीजिए ऑर्गेनिज्म ही है, ऑर्गेनिज्म है, ये अगर डेड कर जा रहे हैं, ये अगर डेड हो जा रहे हैं, तो इनको जो है डिकम्पोजर्स आके डिकम्पोज करके, डिकम्पोजर्स यानी सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स जो है, इनसे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कंज्यूम्ड आइटम होते हैं, कंज्यूम्ड आइटम जो पहले से ही कंज्यूम हो चुके हैं, कंज्यूम्ड आइटम जिनको डिकम्पोज ना किया जा सके, क्योंकि बिकॉज एक तरह से नॉन डिकम्पोजेबल, बिकॉज इनके पास कुछ एनर्जी है ही नहीं। ये डिकम्पोजेस इनके पास तभी जा रहे हैं क्योंकि इनको कुछ ना कुछ यहां पे एनर्जी मिल रहा है, तो इनको तो बोल लो आप बायोडिग्रेडेबल,
कुछ ऐसे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब ऐसे को डिकम्पोज करने का मतलब ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट इनको डिकम्पोज नहीं करता है, लेकिन इनको डिकम्पोज किया जाता है हीट और टेम्परेचर, हीट और प्रेशर के द्वारा, और ये प्रोसेस नेचर करता है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब कोई 500 साल ले रहा है, कोई 1000 साल ले रहा है, इस तरह से। तो ये हमारे लाइफ के कंसर्न बन जाते हैं, दे बिकम कंसर्न फॉर आवर लाइफ, कंसर्न फॉर आवर लाइफ, हमारे लाइफ का कंसर्न हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए प्लास्टिक, प्लास्टिक को इनको इंटरेस्ट ही नहीं है, ये डिकम्पोज नहीं किया क्योंकि उसमें उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। जैसे कोल है, कोयला, वो भी एक तरीके से आउटपुट प्रोडक्ट है, उसको भी ये जाके खाएंगे नहीं तो पड़ा हुआ है, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटी के थ्रू, हीट और प्रेशर के थ्रू जल्दी हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक भाई 500 साल, हजारों साल लग रहा है कि वैसे क्या वैसे ही। दैट इज द रीजन ह्यूमन को जो है, क्योंकि वी आर द कॉन्शियस लिविंग बीइंग, हमें कॉन्शियस होना पड़ता है कि हमें उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करना है जो बायोडिग्रेडेबल हो, इजी वे से रिसाइकल हो जाएगा तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। अदरवाइज हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी कई सारे केसेस आए थे जिसमें प्लास्टिक इतने हमारे सराउंडिंग में फैल गए कि जो गाय वगैरह वो भी प्लास्टिक खा रहे, जिसके कारण उनकी हेल्थ खराब होने लगा। गेटिंग माय पॉइंट? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, गुड। अब एक जो कंसर्न था, जैसे आप लोगों ने कभी सुना भी होगा कि जैसे आप मार्केट में चले जाइए चाय पीने के लिए, चाय पीने के चले जाएंगे तो पहले जो है जो कप हुआ करते थे वो ग्लास वाले कप में मिलते थे, तो लोग उसको जो है उससे जो है चाय पीते थे। लेकिन थोड़ी हाइजीन के कारण जो है उसको रिप्लेस करके डिस्पोजेबल कप्स यूज करने लगे। क्या यूज करने लगे? डिस्पोजेबल कप्स। अब डिस्पोजेबल कप्स का प्रॉब्लम क्या था? डिस्पोजेबल कप्स का प्रॉब्लम ये था, बाद में ये पाया गया कि तुमने हाइजीन के कारण तो चलो उसको स्टॉप कर दिया रोकना, लेकिन बाद में पाया गया कि जो डिस्पोजेबल कप है, डिस्पोजेबल कप्स, ये कार्सिनोजेनिक थे, कार्सिनोजेनिक, जिसका मतलब होता है कैंसर। ये कॉज करते थे कैंसर, तो ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम हो गया। दैट इज द रीजन अगर हमें कोई भी चीज यूज करना है तो उसको एनवायरमेंटल प्लस ह्यूमन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रिसर्च करना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट पॉसिबली क्या क्या हो सकता है, तब जाके उसको कंजम्पशन में लेके आना चाहिए। सो इट वाज अ काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, जो आज भी अभी भी डिस्पोजेबल कप वगैरह सर्कुलर में है ही, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें कैंसर कॉज कर सकता है तो फिर अगर आपने चाय पी के फेंक दिए तो वो किसी को भी कैंसर कॉज कर सकता है। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस, दैट इज द रीजन इस चैप्टर को ऐड किया गया है, ठीक है। कौन सा कैंसर क्या कर रहा है इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। आई होप कि आपको ये सारा आइडिया समझ में आ गया होगा। यही बस चैप्टर था, ज्यादा कुछ था नहीं, और बस इतना ही। और इसी के साथ हम लोगों का क्लास 10th का सारा चैप्टर कंप्लीट। कहीं पे भी कुछ भी डाउट, कहीं पे कोई मिस्टेक अगर आप फाइंड आउट करते हो उसको मेंशन करो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। जरूरत पड़ा तो अगर नए वीडियो बनाने का जरूरत रहेगा तो वो भी बना दूंगा, कोई क्लास अगर उस पर लेना रहेगा। अदरवाइज अगर कमेंट रिप्लाई से काम चल जाएगा तो हो जाएगा। और अगर आप में से कोई कमेंट ऐसा देखो जिसमें क्वेश्चंस है पॉसिबल, अगर आप उसका बेहतर आंसर दे सकते हो तो आप दो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। Thank you.